गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं हिंदी कक्षा 10वीं क्षितिज की जो बुक है भाग 2। क्षितिज भाग 2 का पाठ नंबर है 10, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा ये जो कहानी है, इनके पहले लेखक के बारे में जानना पड़ेगा आपको, तो इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो लेखक है उनका परिचय बताएंगे। स्वयं प्रकाश लेखक का जो नाम है वो इसी तरह से ही है, स्वयं प्रकाश उनका नाम है। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई के साथ एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने के साथ संपर्क तथा स्वयं प्रकाश का बचपन नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्तित्व के बाद भोपाल में रहते थे और वसुधा संपादक से जुड़े हैं। अब वो एक वसुधा संपादक थी, उससे जुड़े हुए थे और अपनी नौकरी जो है करते हैं लगातार आगे। अब उसी के साथ साथ वो बताते हैं कि उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी उन्होंने थोड़ा प्रकाश डाला है। जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं में जैसे कि कहानी संग्रह में सूरज कब निकलेगा, अंगेछे अच्छे दिन भी, तो इन्होंने ऐसे काफ़ी सारी रचनाएं करी हैं। आदमी जीत का आदमी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है आदमी जात का आदमी, साधन, और इन्होंने जैसी काफ़ी अन्य रचनाएं करी हैं। उपन्यास में इन्होंने बीच में विनिमय और ईंधन के नाम से एक उपन्यास लिखा था, जो सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाला हिंदी साहित्यिक पुरस्कार भी मिला, बीच में विनय और ईंधन। तो ये इनकी रचनाएं थी। ये इनके कठिन शब्द है, जब हम पाठ पढ़ेंगे पाठ के बीच में जो जो शब्द आएंगे तो उसको हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं चैप्टर को चालू और चैप्टर का सार आपको समझाते हैं। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता ही है, नेताजी का चश्मा। तो इसके अंदर पाठ में संक्षिप्त परिचय हम बताते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों का योगदान को रेखांकित करती है। जो देश में रहने वाले नागरिक हैं ये उनके लिए एक तरह से योगदान है, उसको साबित करती है। जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीकों को योगदान में देते हैं। कहानी के अनुसार बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिक, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधों, वनस्पतियाँ और पशु पक्षियों और इन सबके प्रेम से मिलकर देश सुख समृद्धि से प्रयास तथा आगे देशभक्ति है। कभी कहते हैं कि जो एक अच्छा देश है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। एक अच्छा देश एक पेड़ पौधों तथा हरियाली समृद्धि, देश में हर चीज़ जब होगी तो अपने आप ही एक अच्छा देश बन जाता है, और उसी का नाम जो है देशभक्त है, जिसके अंदर ऐसी भावना भी हो। कवि फिर आगे बोलते हैं पाठ का सार बताते हुए। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये कहानी जो है, हल्दर साहब को हर 15वें दिन कंपनी में काम के कस्बे से गुजरना पड़ता है। अब जो यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम हल्दर साहब है, उसको अपनी कंपनी में काम के लिए कस्बों में से गुजरना पड़ता है। मतलब कि जैसे आप जाते हो, आपके रास्ते में क्या पड़ता होगा, आप अपनी ड्यूटी या काम पे अगर जाते हो या स्कूल जाते हो तो रास्ते में जैसे जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, ऐसा कुछ पड़ता होगा ना, नहीं पड़ता। तो ऐसे ही उनके कस्बों के सामने से गुजरते हैं। जब वो अपनी नौकरी पर जाते हैं तो कस्बे आते हैं बीच में। कस्बे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उसमें एक लड़के का स्कूल, एक लड़की का स्कूल, एक कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा नगर पालिका भी थी। मतलब कि रास्ते में जाते जाते कस्बों के बीच बीच में जो चीज़ पड़ रही है तो लेखक उनके बारे में बताते हैं। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ तो करती भी रहती थी। अब नगर पालिका रास्ते के बीच में पड़ती थी, उनके जहाँ रास्ता था कंपनी का, बीच में नगर पालिका भी आती थी। नगर पालिका में कुछ ना कुछ हमेशा ही चलता रहता था। इसी नगर पालिका में किसी की उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब नगर पालिका के जो लोग थे उन्हीं में से किसी ने एक सुभाष चंद्र बोस की पत्थरों की संगमरमर की प्रतिमा नगर के चौराहे के बीच में लगवा डाली। अब आगे क्या होता है, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा हो रही थी। अगर उसका अनुमान लगाया जाए कि कब बनवाई होगी, कितने पैसे लगे होंगे, तो वो अच्छी खासी बनी थी। अंत में कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। और बाद में बोला गया, अब कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर थे, उसकी ड्राइंग मास्टर को कहा कि एक मूर्ति और बनानी है, इसका काम तेरे को ही सौंपेंगे। मूर्ति सुंदर थी काफ़ी, केवल एक ही चीज़ की कसर बाकी थी। वो बोलते हैं कि जो मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया, मूर्ति तो काफ़ी ठीक ठाक थी, अच्छी लग रही थी, केवल एक ही चीज़ की कसर थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। अब जो नेताजी हैं उनको बनाया गया सुभाष चंद्र बोस, उनकी आंख पे आपने देखा होगा हमेशा उनकी फ़ोटो या चित्र में
चश्मा लगा रहता है। वो चश्मा उनकी आंख पर नहीं बनाया था जो कि मूर्तिकार था। एक सचमुच के चश्मे का टेढ़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, और एक सचमुच का जो फ्रेम होता है जो चश्मे का, वो फ्रेम सिर्फ बिना कांच का वो पहनाया गया। हल्दर साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो सोचा, वाह भाई, ये इंडिया अभी भी ठीक है, ये आइडिया अभी भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा जो है रियल है। दूसरी बार हल्दर साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर तार के फ्रेम का वाला गोल ग्लास था। अब उन्होंने देखा कि जब वो दूसरी बार कस्बे से गुजर रहे थे अपनी कंपनी जाते समय, तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। अब तार के फ्रेम से बनाया हुआ गोल चश्मा उनको लगाया गया। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, और जैसे ही वो अगली बार गुजरे तो फिर एक नया चश्मा लगाया गया। इस बार वे पान वाले से पूछ ही बैठे कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाले ऐसे करते हैं। और पान वाले ने बोला, कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। हल्दर साहब समझ गए कि चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बुरी लगती होगी, इसलिए वो उपलब्ध फ्रेमों में से एक ना एक नेताजी की मूर्ति पर लगाता रहता है। अब जब वहाँ से वो हर बार गुजरते थे रोड से तो देखते थे कि हर हमेशा एक नया चश्मा जो है कैप्टन की मूर्ति पर लगा रहता था, सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने जब पान वाले से पूछा तो पान वाला बोलता है, ये है ना एक चश्मे वाला है, कैप्टन चश्मे वाला, वो हमेशा इनकी मूर्ति पर रोज नए नए चश्मे लगाकर फिट कर देता होगा। जब किसी ग्राहक का वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है जैसे कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता होगा और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता होगा। अब उन्होंने बोला कि जब कोई ग्राहक चश्मा लेने आता होगा कैप्टन की दुकान पर, तो कैप्टन से मांगता होगा, मेरे को वही चश्मा दो जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर है। और वो चश्मा ना होने के कारण इसलिए वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से वो चश्मा उठाकर वही चश्मा उनको दे देता है और चश्मा नया लगा देता है मूर्ति पर। इसी कारणवश मूर्ति के लिए ओरिजेंटल चश्मा बना ही नहीं था। मतलब कि वो बताते हैं मूर्ति के लिए कोई चश्मा ही नहीं बनाया, और जिसके कारण वो रोज बदलता रहता है। हल्दर साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या, साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। उसने बताया कि वो एक लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो तो एक पागलपन है। उसने बोला वो जो चश्मे वाला वो एक लंगड़ा आदमी है, वो बड़ा फौज में जाएगा, ऐसे वो तर्क देते हुए कहते हैं। हल्दर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन चश्मे वाले की दुकान नहीं थी। अब वो बोलता है कैप्टन चश्मे वाले की दुकान जो है वो नहीं थी, वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। 2 साल के भीतर हल्दर साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई नई तरह के चश्मे लगाते हुए देखा। एक बार जब हल्दर साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। अब जो कैप्टन था वो लंगड़ा जो आदमी था जो चश्मे बदला करता था, एक रोज़ जब लेखक अपने कस्बे से ही गुजर कर जाते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा, और अब वो पूछते हैं कि चश्मा आज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रोज़ नए चश्मे लगाता था चश्मे वाला। अब पता चलता है कि कैप्टन जो है लंगड़ा जो है वो मर चुका है, मर जाता है वो। आगे वो बोलते हैं कि मूर्ति पर चश्मे लगा ना देखकर उन्हें पता चला कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख पहुंचा। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो ये सोचा कि वो वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। लेकिन आदत से मजबूर चौराहे आते ही आंखें जो है फिर से मूर्ति की ओर उठ जाती है। वो जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे तथा बड़ा बना छोटा सा चश्मा रखा था। अब उन्होंने देखा कि सरकंडा मतलब होता है एक पेड़ की टहनी, उस टहनी से बनाकर किसी ने एक चश्मा पहना रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे ने बना के लगाया हो। यहाँ देखकर हल्दर साहब की आंखें भर आई और वो ये सोचने लगे कि हमारा जो देश है वो सेनापति या फिर बोल सकते हो आज़ादी जो शहीद लोग हैं उनके प्रति कितनी ज़्यादा दया भावना रखता है। तो चैप्टर के माध्यम से यही दिखाया गया है। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे जो मैंने आपको बताया था। कस्बा, सबसे पहले जो आया था कस्बा मतलब होता है छोटा सा शहर। लागत मतलब खर्च। आहापो मतलब होता है क्या करें क्या नहीं करने की स्थिति। संशासनवादी मतलब शासन की अवधि। कमीशन मतलब उम्र का, कम से कम उम्र का तकाजा, ठीक है। सराहनीय मतलब कि प्रशंसा के योग्य। लक्षित करना देखना। कौतुक आश्चर्य। दुर्मनीय इसका मतलब होता है कि जिसका दबाना मुश्किल हो या जिसको दबाना मुश्किल हो, हारना मुश्किल हो जिसका।
गिराक मतलब ग्राहक, किधर मतलब किधर, उधर मतलब उधर। यहाँ पे कुछ जो वर्ड हैं तत्सम तद्भव के लिए गए हैं, जैसे उधर, उधर में द लिखा है, फिर उसको ठीक करके उधर लिखा गया है, मतलब ध लगाया गया है। ऐसे इन्होंने और भी काफ़ी सारे वर्ड यहाँ पर बताए। आहत, आहत मतलब होता है घायल, ठीक है। उसी तरह से दरकार मतलब आवश्यकता, द्रवित अनुभूति होना, आवक मतलब चुप, प्रफुल्लता मतलब कि खुशी, हृदयस्थली विशेष महत्व रखने वाला स्थान। तो आई होप आपका जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आपको चैप्टर की समरी पूरी अच्छे से समझ आ गई हो और सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जो है प्लेलिस्ट में दे रखी है, नेक्स्ट चेकआउट कर लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।